स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। हर्षित काफ़ी खुश था आज। उसका रीज़न ये है कि हर्षित काफ़ी समय बाद अपने गांव में आया था। गांव में उसके कज़न की शादी थी। अब हर्षित एक बड़े शहर में नौकरी करता था। काफ़ी समय हो गया था उसे नौकरी करते, और उसके काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। ऐसे ही उसका एक दोस्त था सम्राट और हर्षित की तब से ही यारी दोस्ती थी, जब से उन्होंने कंपनी में काम करना शुरू किया था। एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही थे। अब इतनी बड़ी खुशी का जो दिन था कि हर्षित के कज़न की शादी थी, और हर्षित सम्राट को कहता है कि भाई तू भी साथ में चलेगा। हालांकि सम्राट तो शुरू में आनाकानी करता है कि भाई अब दोस्ती है तो इनकी एक पर्सनल दोस्ती है, रिश्तेदारों तक तो ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन हर्षित मानता नहीं है। अब हर्षित उसको ले जाता अपने गाँव में, क्योंकि कहीं ना कहीं सम्राट को भी इस चीज़ की क्यूरियोसिटी थी। सम्राट तो शुरू से ही शहर में पला बड़ा था, इसलिए उसको गांव का जो कल्चर है वो बिल्कुल नहीं पता था। कहीं ना कहीं वो जब भी हर्षित से सुनता था कि गांव में ऐसी खुली जगहें होती हैं, हरियाली होती है और पोल्यूशन का तो नामो निशान ही नहीं, तो सम्राट का दिल भी करता था कि वो भी कभी ना कभी गाँव जाए। अब इसी बहाने इनका गाँव जाने का जो प्रोग्राम है बन गया। सम्राट बेसिकली चेन स्मोकर था। सिर्फ उसको चिंता थी इस बात की कि शादी के समारोह में जब सबकी नज़रों के सामने ये होंगे तो उसकी जो ये कसर है वो कौन पूरी करेगा, उसका नशा कौन कैसे पूरा होगा। जैसे जैसे गांव की तरफ जा रहे थे सम्राट को तो सिर्फ इसी बात की चिंता थी। अब जब गांव में पहुंचते हैं, शादी का जो माहौल देखते हैं, सम्राट को भी काफ़ी खुशी होती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में सिर्फ एक बात कि भाई सूटा लगाना है। हर्षित को सम्राट कहता है कि बस 5 मिनट यार, चल मैं अपनी जो कसर है वो पूरी कर लूँ। हर्षित कहता है चल यार चलते हैं। अब वो टहलते टहलते गांव में जा रहे थे, और गांव में वो उस जगह पे पहुंचे जहां पर था एक तालाब। गांव का चारों तरफ से उन्होंने एक तरह से उसको चार दीवारी करके रखी हुई थी। जब सम्राट उस तालाब की तरफ देखता है तो कहता है भाई ये तो तूने चीज़ दिखाई नहीं, इतना बड़ा तालाब गाँव का। अब हर्षित उसकी बात को थोड़ा सा अनसुना करता है, कहता हाँ यार इसमें क्या देखने वाली चीज़ है, गंदा तालाब है, गंदा पानी है, गांव का गंदा पानी यहाँ पे आता है। जहाँ पर वो खड़े थे ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी, स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। अब सम्राट हर्षित को कहता है कि भाई ऐसा करें, थोड़ी सी आगे चले जाएं अंधेरे की तरफ, यहाँ पर कोई आ जाएगा तो फिर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होगी कि भाई मैं ऐसे सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हूँ और गाँव में तुझे पता मुझे कोई पहचानता नहीं, और तेरी तरफ ही सारे थोड़ा सा करेंगे। हर्षित जैसे ही ये बात सुनता है और वैसे ही कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, अंधेरे की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना। सम्राट को हर्षित का ये व्यवहार काफ़ी अटपटा लगता है। आज तक हर्षित ने कभी भी इतना सीरियस होकर सम्राट से कोई बात की नहीं थी जितना आज वो कर रहा था। जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा, काफ़ी डरावना कारण, लेकिन सम्राट को तो उस समय तलब लगी हुई थी। वो कहता है कि भाई थोड़ी दूरी तो आगे तक जाना है, क्यों इतना चिल्ला रहा है। लेकिन हर्षित उसको अब काफ़ी चिल्ला के बोलता है कि मैंने तुझे कह दिया ना कि नहीं, बस यहाँ पे स्मोकिंग कर, मेरी जिम्मेवारी, कोई भी आएगा मैं उससे बात कर लूँगा, इस समय वैसे भी कोई आएगा नहीं। अब सम्राट थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है। वो सिगरेट नहीं पीता और कहता है कि चल यार वापस चले। हर्षित को थोड़ा सा महसूस तो हो ही गया होता है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन वो तो उसने उसकी भलाई के लिए कहा था। अगले दिन जब शादी समारोह, जिस दिन शादी थी वैसे उस दिन रात को शादी थी, तो सुबह सुबह सम्राट कहता है कि बस यार मैं जा रहा हूँ। वो सामान पैक कर रहा होता है। हर्षित को अपने कल की रात की जो बात थी उसके लिए शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन वो कहता है कि भाई मुझे पता तुझे कल का गुस्सा है, मैं फिर भी तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुझे अंधेरे की तरफ जाने नहीं दे सकता था। अब सम्राट पहले तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब इतने दोनों गहरे दोस्त थे तो फिर सम्राट के मुँह से निकल ही जाता है कि भाई तूने ज़्यादा ही कह दिया कल यार, ऐसे थोड़ा कोई घर बुला के करता है। हर्षित को इस चीज़ की शर्मिंदगी तो थी, लेकिन जो कारण था सम्राट को अंधेरे की तरफ जाने से रोकने के लिए, वो बहुत बड़ा कारण था। अब जो दौर होता है, शुरू होता है माफ़ी तलाफ़ी का, तो सम्राट तैयार नहीं था माफ़ करने के लिए, या कह सकते हैं कि वो नाराज़ ज़्यादा ही हो चुका था। हर्षित उसे किसी भी वजह से वहाँ से जाने नहीं दे सकता था। अब जब लगता है कि सम्राट मानेगा नहीं, तो फिर हर्षित कहता है कि यार वहाँ पर तुझे ना भेजने का बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा तुझे रूडली बात की, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आज भी, तू आज रात को भी वहाँ पे मेरे साथ खड़ा होगा, आज रात को भी तू वहाँ पे ऐसी बात करेगा
तो मैं तुझे फिर भी जाने नहीं दूंगा। अब सम्राट कहता है कि भाई यहाँ तो बता दे मुझे बात, यहाँ तो फिर मुझे जाने दे। अब हर्षित कहता है कि देख भाई, हमने शुरू से नौकरी की है, जब से मैं यानी कि शहर में आया हूँ, मेरी पहली नौकरी है, वहीं पे हम तब से काम कर रहे हैं, तू मुझे मिला है, हम पहले दिन से दोस्त हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार कुछ कल्चर्स या कई बार कुछ धारणाएं, कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जो हास्य का कारण बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचे या मेरे बारे में तेरा जो ख्याल है वो तंगदिली वाला हो जाए। सम्राट कहता है कि यार देख, बातें ना बना, देख तू मेरे भाई से भी बढ़कर है, और जो भी तू कहेगा अगर मुझे विश्वास उस बात पर हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन जो भी तू कहेगा यानी कि मैं मानूंगा तो सही ना, कम से कम तूने मेरी भलाई के लिए कहा है। अब ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको कहता हूँ कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो आपकी भलाई के लिए, क्योंकि आप हॉरर सुनने के लिए आते हो, तो आप कभी किसी चैनल पर जाएंगे, किसी चैनल पर जाएंगे, ठीक है वहाँ पर भी जाइए क्योंकि आपको अच्छी अच्छी कहानी सुनने का शौक है। लेकिन अगर आप रोज़ सुनने के शौकीन हैं तो यही चैनल तो है जहाँ पर आपको रोज़ वीडियो मिलेगी और पॉडकास्ट भी। तो इसलिए मैं तो भलाई के लिए आपकी कहता हूँ कि आप जो ये लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और साथ के ही साथ एक लाइक का बटन भी होता है उसको भी प्रेस कर देंगे तो और भलाई हो जाएगी। और साथ के साथ ही एक बेल आइकन का छोटा सा घंटी का बटन होता है, जब उसको आप प्रेस करेंगे ना तो क्या हुआ करेगा कि हर रोज़ रात को 9 बजे आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया करेगा कि आज की हॉरर स्टोरी तैयार है सुनने के लिए। जल्दी से आप उसको क्लिक किया करेंगे और आपके सामने पेश होगी हॉरर स्टोरी। आई होप आपको बात काफ़ी आसानी से समझ आ चुकी होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे हर्षित सम्राट को समझाने की कोशिश करता है कि भाई वहाँ पर तुझे ना भेजने या फिर हमारे वहाँ पर ना जाने का जो कारण था वो जितना डरावना था वैसे उतना ही दुखद भी था। अब सम्राट कहता है कि भाई बात बता दे, एक तो मुझे सिगरेट की तलब लगी है, दूसरा अब तेरी बात सुनने की लग चुकी है, चल तेरी पहले बात सुनते हैं। हर्षित कहता है कि आज से कुछ साल पहले ठीक ऐसे ही गांव में शादी थी, लेकिन फ़र्क इतना था कि मैं तब छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, और ऐसे ही किसी शादी में मैंने 2 लोगों को खोया था, या यूं कहें कि मेरी जिम्मेदारी थी वो लोग, और मैंने उनको खो दिया। हालांकि मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं उनको रोक नहीं पाया और वो 2 लोग काल के गर्क में समा गए। सम्राट कहता है कि भाई बात बताएगा क्या होगा, इतनी जो तूने पोइट्री करनी थी कर ली, अब जरा मुद्दे पर आइए। हर्षित कहता है कि बात तब की है जब मैं कुछ 12 साल के आसपास था। यहाँ पर हमारे रिश्तेदार में किसी की शादी थी। ठीक ऐसे ही 2 दोस्त जैसे आज हम आए हैं वैसे वो यहाँ पर आए थे शादी को अटेंड करने के लिए, लेकिन वो यहाँ से वापस जा नहीं सके, और उसका कारण ये तालाब था, ये श्रापित, ये खूनी तालाब, क्योंकि ये तालाब मशहूर है जाने लेने के लिए, और यहाँ का छलावा। सम्राट जब छलावे की बात सुनता है तो वो कहता है कि यार छलावा मैंने कहीं वर्ड सुना हुआ है, छलावा छलावा कौन कौन किसकी बात यार। तो हर्षित कहता है स्किन वॉकर। हाँ स्किन वॉकर तो मैंने सुना है, लेकिन छलावा, स्किन वॉकर और छलावा एक ही चीज़ होते हैं, हर्षित ये कहता है। तो सम्राट कहता है कि तेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भूत है। हर्षित कहता है बिल्कुल है, इसलिए तो तुमने देखा है कि उस तालाब के चारों ओर 4 दीवारी है और वहाँ पर कोई जाता नहीं, लेकिन हमेशा से ही ऐसा था नहीं। ये तो तब की घटना है जब मैं 12 साल का था और वो दुखद घटना हुई, लेकिन उससे पहले भी ये तालाब के आसपास 4 दीवारी की थी, लेकिन कंटीली तारों की, उसके बाद फिर पक्की कर दी गई जो घटना हुई थी उसके बाद। लेकिन उस घटना से पहले इस तालाब का एक इतिहास था, बड़ा ही घिनौना इतिहास। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले जब मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था इस गांव में, तो यहाँ पर एकाएक लोगों की जाने लग पड़ी, खास तौर पर बच्चों की। कोई बच्चा यहाँ पर खेलते कूदते आता तो अगले दिन या उसी शाम को उसकी लाश मिलती, और लाश भी काफ़ी अजीब तरह से। उस लाश का सर और धड़ का आधा हिस्सा ज़मीन में गुदा होता और पिछला हिस्सा बाहर आया होता, जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर ज़मीन के अंदर धंस दिया होता। मौतों का सिलसिला चलने लग पड़ा। आए दिन वहाँ पर कोई ना कोई मरा हुआ पाया जाता, और रात को कई लोगों ने इस चीज़ की शिकायत की कि हमें वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है जो अपनी तरफ बुलाती है, और जो उसके पास जाता है फिर वापस कभी मुड़कर आता नहीं।
कुछ लोगों को ये अफवाहें लगती थी, कुछ लोगों को ये हकीकत लगती थी, लेकिन वो मौतें और वो लाशों का एक ही पैटर्न, ऐसा भी कोई सीरियल किलर वाला कोई सीन सून तो था नहीं कि 5 साल का बच्चा भी और 50 साल का आदमी भी सेम उसी पैटर्न में वैसे मिल रहा है। अब जब ये सम्राट बात सुनता है तो फिर कहता है कि भाई ये तो बात होगी इस तालाब के इतिहास की, अब वो मुझे बता कि क्या हुआ था। हर्षित कहता है कि दरअसल जैसे कि मैंने कहा कि तब भी हमारे गांव में शादी थी और 2 दोस्त थे जो शहर से आए थे, जिनके यहाँ शादी थी वो हमारे रिश्तेदार थे। और जैसे कि मैंने कहा मैं 12 साल के आसपास था, अब थोड़ी बहुत ही होश तो थी। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये जो जहाँ पर भी घुमाने के लिए कहेंगे ना तुम इन्हें घुमा देना और किसी तरीके की समस्या नहीं आनी चाहिए। अब वो दोनों बड़े अच्छे थे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन थे वो भी चेन स्मोकर। सारे दिन मैंने उनको गाँव घुमाया, स्मोकिंग वो करते रहे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही किसी और को प्रॉब्लम थी। लेकिन 1-2 दिन जब घुमाने के बाद, जिस दिन शादी के 1 दिन पहले का था, जैसे कल का दिन था, वैसे ये मुझे कहते हैं कि भाई हमने ना सिगरेट पीनी है। अब सिगरेट पीने के लिए ये साइड पर आते हैं और ये कहते हैं कि हम उस तालाब की तरफ जाएंगे जिस तालाब की बात हम कर रहे हैं। जब ये तालाब की तरफ जाते हैं और ये दोनों वहाँ पर बैठ के आराम से सिगरेट पीने लग पड़ते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि भैया रोशनी में ही रहना। जैसे ही वो बात सुनते हैं तो वो हंसने लग पड़ते हैं कि मतलब क्या। तो फिर मैं उनको सारी कहानी बताता हूँ और वो मेरी तरफ सुन के, मेरी बात सुन के ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि यार क्या तुम गांव के लोग, तुम्हारा बस यही प्रॉब्लम होता है कि कोई सी भी चीज़ हो उसको बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। अब दोनों सिगरेट पी रहे थे, मैं ज़्यादा कुछ उससे बात कर नहीं रहा था, लेकिन एकाएक उनमें से एक जाने को एक औरत दिखाई देती है, वो दूर तालाब के दूसरी तरफ के। अब उनमें से वो एक लड़का देख के कहता है कि वो देख यार वहाँ पर कौन है। जब दूसरा उस तरफ देखता है तो उसको लगता है कि वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत औरत दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और दूसरी बात, इतने अंधेरे में वहाँ पर वो उनको चमकती हुई दिखाई दे रही थी और उस छलावे का माया जाल इतना था कि वो इस चीज़ को सहन से नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी दूर अंधेरे में वहाँ पर उनको एक लड़की नुमा चीज़ दिखाई दे रही है और वो इतने सुनसान में उनको बुला रही थी। वो उनको देख के हंस रही थी। ये माया जाल स्पेशली उनके लिए बुना गया था, क्योंकि मैं तो गांव का था और मुझे पता था कि मैं तो किसी भी हालत में वहाँ पर जाने वाला हूँ नहीं, लेकिन वो उस छलावे के माया जाल में फंस गए। मैं तो सिर्फ उनको कह रहा था कि भैया उस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो मुझे डांटते हैं और गवार वगैरह कह के मेरी बेइज्जती करते हैं। अब मैं भी 12 साल का था, मुझे भी गुस्सा आता, मैं भी उनको जाने से रोकता नहीं। जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, या इससे भी बड़ी गलती ये थी कि मैं उसी समय किसी को भी बुलाता नहीं, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करता कि ऐसा कुछ हुआ है। अब मैं गुस्से में वापस जाना शुरू कर देता हूँ और एक बार जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि वो अंधेरे की गोद में समाये जा रहे थे दोनों जाने, उसी लड़की के पीछे पीछे। और अगले दिन उन दोनों की लाशें मिलती हैं ठीक उसी तरीके से, उस गार में आधी समाई हुई, मुंह के बल। सारे गांव में हो हल्ला मच गया, मुझे भी डांट पड़ी, लेकिन जब मैंने उन सबको ये सारी बात बताई कि मैंने तो काफ़ी कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे डांट डपट दिया और काफ़ी बुरा भला भी कहा। अब गांव के लोग ये भी कह रहे थे कि भाई अब इनकी गलती भी है, जब इनको टोका गया था कि वहाँ पर नहीं जाना, इसके बावजूद भी वो गए थे, लेकिन जो अनहोनी होनी थी वो तो हो चुकी थी। अब वो किसी भी तरीके से वापस नहीं आ सकते थे। फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अब कंटीली तार नहीं बल्कि बड़ी दीवार, कंक्रीट की दीवार बनाई जाएगी तालाब के आसपास, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि कोई किसी भी तरीके से बाहरी आए और उसको पता लग जाए कि हाँ इस तरफ तालाब की तरफ आसपास बिल्कुल नहीं आना। सम्राट जैसे जैसे ये बात सुनता जा रहा था वैसे वैसे खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, और शायद उसको अपना होने वाला फ्यूचर भी दिखाई दे रहा था कि अगर कल वो किसी भी तरीके से हर्षित की बात ना मानता और उस अंधेरे की गोद में समाता चला जाता तो आज सम्राट यहाँ पे ना होता, बल्कि उस गार में, उस कीचड़ में आधा समाया होता मुंह के बल, और वो जो छलावा था उसकी जान लेकर ही डालता। बस ये सुनने की देर थी और जो सम्राट अपना सामान पैक कर रहा था वहीं पे रखता है और हर्षित को कस के गले से लगा लेता है कि भाई बड़ा अच्छा हुआ कि चल कल गुस्से में ही मैं उस तरफ गया नहीं और कहीं ना कहीं मैंने तेरी गुस्से में से ही बात मान ली।
और अगर ऐसा कुछ सच है तो फिर सिर्फ तेरी वजह से मेरी जान बची है। रात को सम्राट और हर्षित अच्छे से शादी को एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं ऑफिस में, और सम्राट सिर्फ इस चीज़ के लिए थैंकफुल था कि हर्षित की वजह से वो गांव का एक सुनहरा मनमोहक माहौल देख पाया। वो पकी हुई फसलें, वो बड़े बड़े पेड़, ग्रीनरी, साफ आसमान, प्रदूषण रहित और एक बढ़िया गांव की शादी, और जिससे वो मिलना नहीं चाहता था और यकीनी तौर पर मिल लेता, यानी कि एक छलावा, वो भी। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और वैसे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब जो इससे अगला किस्सा है वही कुछ कम डरावना नहीं है। एक कहावत है कि उड़ता हुआ तीर, बाकी आप समझ आइए भाई। ऐसा ही कुछ आज का किस्सा है। प्रेम कहते हैं कि भाई ये जो किस्सा है, ये जो कहावत है कि उड़ता हुआ तीर, ये बिल्कुल मुझ पर सटीक बैठती है, और इतनी सटीक बैठती है कि इस वजह से मैं कुछ घंटे, कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ महीने, बल्कि नहीं कुछ साल, कई साल तक मैंने इस चीज़ को भोगा। अब ये किस्सा शुरू कैसे होता है और इतना अजीब और इतना डरावना क्यों है? अजीब और डरावना दोनों। उसका कारण, प्रेम की मामी काफ़ी देर से बीमार थी। काफ़ी टाइम से वो सुनते आ रहे थे जब उनकी माँ और उनके मामा जी फ़ोन पर बात करते हैं कि उनकी मामी की तबीयत जो है वो दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। प्रेम को ये महसूस होता है कहीं ना कहीं कि शायद उनकी मामी जो है वो ढोंग कर रही हैं, क्योंकि कई बार वो देखता था कि जब घर में लोग आए होते थे या ये कभी इनके घर जाते थे या वो कभी आते थे, तो अचानक से मामी का मिजाज बदल जाता था। हालांकि उसको ये बात की समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उनको तो ये सारी बात ढोंग लगती थी कि ये सब कुछ ढोंग हो रहा है। किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई मकसद से मामी ऐसा कर रही है। शायद कोई उनका ऐसा पास्ट रहा होगा कि जहाँ पर वो उनको लगता होगा कि कुछ साजिश की जा रही है, इसलिए वो मामी की इस हालत को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं थे, और उन्हें यही लगता था कि बस ये हो ना हो ढोंग है। अब क्या होता है कि एक बार इनको फ़ोन आता है कि जो मामी की तबीयत है वो ज़्यादा ही ख़राब हो गई। अब तबीयत ख़राब होने से मेरा मतलब ये है कि ऐसी तबीयत नहीं कि जो आमतौर पर कोई प्रॉपर बीमारी हो, कोई किसी तरीके की, बस अचानक से उनको किसी तरीके का पोजेशन आ जाता था, जैसे कोई प्रेत उनके सर पर चढ़कर नाचता था। अचानक से स्वभाव में तब्दीली, अचानक से हंसने लग पड़ना ऊंची ऊंची, अचानक से अपना सर घुमाने लग पड़ना। शायद ये भी कारण था कि ऐसी बातों में प्रेम मानते नहीं थे और उनको ये लगता था कि बस ये सब कुछ ढोंग है। खैर, अब इनके घर फ़ोन आता है और ये सारे के सारे चल देते हैं, यानी कि ये इनके माता पिता और इनके भाई। जब ये वहाँ पर जाते हैं तो पता लगता है कि मामी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नींद के इंजेक्शन दे के सुलाया गया। डॉक्टर तब वहीं पर था। डॉक्टर कहता है कि कम से कम इनको 24 घंटे तो बिल्कुल भी होश नहीं आएगी। यूँ समझ लीजिए कि मैंने इनको बेहोशी कर दिया, क्योंकि जो इनकी हालत थी ना, वो आज ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो चुकी थी। ये अपना ही मांस खा रही थी, अपने आप को ही काट रही थी। इनकी बाजुओं पर तो जगह जगह कट लगे हुए थे, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे कि ये किसी इंसान के काटने के निशान हैं। उसकी वजह से इनको कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। अब सारे रूम में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो इनकी मामी का रूम था, जहाँ पर इनकी मामी को रेस्ट के लिए रखा गया था, फिर वहाँ से सारे एग्जिट करके कि भाई वो रेस्ट करें। और अचानक इनके मामा कहते हैं प्रेम को कि प्रेम जरा देख यार, मुझे याद भूल गया कि कंबल जो है वो मैंने मामी पर अच्छी तरीके से ओढ़ा था ना। तो प्रेम अपने भाई को साथ में ले जाते हैं कि भाई चल साथ में। शायद इनको डर भी लग रहा था, हो सकता है, मानते नहीं थे, लेकिन इनके मामी के जो मिजाज होता था उससे वो डर जाते थे। अब जब वो जाते हैं तो कंबल आधा ओढ़ा होता है, तो कंबल को ये उनकी गले तक आगे रखते हैं और बाद में फिर थोड़ी सी आगे जाके ना ये मामी की तरफ पीठ कर खड़े होते हैं और इनका भाई इनके सामने होता है। तो ये ना बड़े अजीब से कहते हैं, मैं एक तुझे बात कहूँ भाई, सब कुछ नाटक है, ये सब कुछ नाटक कर रही है मामी, कोई प्रेत प्रूत नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, कोई भूत बात नहीं होता, जरूर इनका कोई ना कोई मकसद है, ये सारे काम ना करने के बहाने हैं, जब काम करना पड़ जाए तो बस भाई मुझे तो प्रेत ने चिमट गया, मुझे तो प्रेत चिमट गया जी। अब इनका भाई
पहले तो इनकी बात सुन रहा होता है, लेकिन अब वो आंखें बड़ी कर करके सामने की तरफ देख रहा होता है। प्रेम महसूस करते हैं कि इनके भाई जो बिल्कुल सीधे तरीके से खड़े हुए थे वो कँपा रहे हैं। वो कहते हैं यार पीछे देख। प्रेम जब पीछे देखते हैं तो इनकी मामी बेड पर बैठी होती है, बाल उसके बिखरे होते हैं और वो घुर्रा रही होती है जैसे कोई जानवर घुर्रा रहा होता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता था? इनकी मामी को तो इतनी स्ट्रॉन्ग डोज दी गई थी कि 24 घंटे तो ये उठने से रहीं। उठना तो दूर की बात कि हिलने तक से रहीं। अब जैसे ही प्रेम इनकी मामी की तरफ देखता है तो शायद जिंदगी में पहली बार उसको इस बात का एहसास होता है कि वो अपनी मामी को लेकर गलत था। गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत था। इनकी मामी इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही होती है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल आंखें, और घुर्राना भी ऐसे नहीं कि कोई इंसान किसी गुस्से में घुरा रहा होता, जैसे उसको किसी अजीब से जानवर की प्रेजेंस महसूस हो रही थी अपनी मामी के अंदर। ये दोनों भाई तो बस भागते हैं वहां से, चीखें मारते हुए रूम के बाहर भागते हैं और सबको बताते हैं कि मामी पता नहीं उठ गई और पता नहीं उनको क्या हो गया। अब जब सारे भागे भागे वहां पर जाते हैं तो मामी बिल्कुल आराम से सो रही होती है। अब ये इनका हेलुसिनेशन भी हो सकता है, लेकिन एक आदमी को हेलुसिनेशन हो सकता है, दो जानों को तो नहीं हो सकता। इनके भाई जो शायद इस चीज़ पर विश्वास करते थे नहीं करते थे, लेकिन कभी उन्होंने इसके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं था अपनी मामी के बारे में कि सब कुछ नौटंकी है, ड्रामा है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको भी वही दिखा जो प्रेम को दिखा था। शक की तो कोई गुंजाइश थी नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि जब ये अपने मामा के घर आए थे तब तो ये 4 जाने थे, प्रेम के माता पिता, प्रेम और उसका भाई। लेकिन जब ये वापस जा रहे थे तब ये 4 जाने नहीं थे, तब ये 5 जाने जा रहे थे। अब ये 5वां कौन था, इसका पता प्रेम को धीरे धीरे लगने वाला था, क्योंकि जब प्रेम घर जाता है वो दिन उसके लिए, या यूं कहें कि वो रात उसके लिए सबसे डरावनी रात होने वाली थी। क्योंकि जब प्रेम सोने के लिए जाता है और उसको एक सपना आता है, अजीब सा सपना, कि वही सेम लोकेशन, वही सेम कमरा, वही उसकी मामी, और जो सीन शायद आगे होने वाला था जब ये भाग जाते हैं उस कमरे से, अब वो सीन उस सपने में होने वाला था। इस सपने में जब मामी उनको ऐसे देख रही होती है तो ये भागते नहीं है। अचानक से मामी के अंदर से कोई बड़ी ही डरावनी सी चीज़ निकलती है। उसकी हाव भाव तो इंसानों जैसे थे, लेकिन उसकी शक्ल, उसके बाल, उसके नाखून, उसके दांत वैसे नहीं थे। और वो प्रेम के पास बिल्कुल आकर कहती है कि आज के बाद तुझे ये एहसास होगा कि प्रेत क्या होता है। ये मूर्ख, इस पर तो किसी ने मुझे छोड़ा था कि इसकी सेहत खराब करनी है, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। आज मैं तुझे बताऊंगा, अब मैं तुझे बताऊंगा कि प्रेत असल में होते क्या है। अचानक से प्रेम की जाग खुलती है। अब जब प्रेम की जाग खुलती है वो बिल्कुल अलग किस्म का, अब वो बिल्कुल अलग प्रेम था। वो प्रेम था ही नहीं जो सोया था। डर के मारे वो कंपकपा रहा था और अचानक से खुद ब खुद वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरी अचानक से बहुत बड़ी चीख निकलती है, जैसे किसी ने मेरी छाती पर नाखूनों को रख के बुरी तरीके से घसीटा है। अब मेरी आवाज़ सुनते ही जो मेरे बिल्कुल पास बगल में मेरा भाई था वो उठता है डर के मारे। मेरे माँ बाप आते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ। जब कंबल मेरे से पीछे किया जाता है तो मेरे कपड़े समेत मेरी छाती पर लंबे से नाखून थे। ये देख के तो सारे घर वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे, खास तौर पर उनकी माँ ये जानती थी कि जब से उनकी मामी बीमार हुई और उसका सबसे पहला लक्षण यही था, उनकी छाती पर भी ऐसे ही नाखून थे। शायद इस बात को कोइंसिडेंस समझ लिया जाता है, लेकिन ये कोइंसिडेंस था नहीं। अब धीरे धीरे प्रेम भी वैसे ही हरकतें करने लग पड़ता है जो कभी उसकी मामी किया करती थी। अब कुछ दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जब इनकी मदर इनके मामा के घर फ़ोन करते और वो कहते हैं कि इनकी जो मामी है उसकी तबीयत चमत्कारी तौर पर ठीक हो रही है, लेकिन प्रेम की तबीयत खौफनाक तौर पर ख़राब होती जा रही थी। जिस घटना को मामी की प्रेम
नौटंकी समझते थे, वही घटना प्रेम के साथ अब हो रही थी। देखते ही देखते एक जवान, एक बिल्कुल हष्ट-पुष्ट लड़का अब धीरे धीरे करके एक हड्डियों का कंकाल बनता जा रहा था। अब डॉक्टरों को दिखाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि इनके माँ बाप तो जानते थे कि ये बीमारी आई कहाँ से। शुरू में तो कहीं ना कहीं इनके मामा के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है कि तुमने ही हमारे बच्चे पर कुछ किया है, अपनी पत्नी से ये चीज़ को हटाने के लिए। लेकिन मामा तो बेगुनाह थे। वो तो कहते हैं कि बहन मैं ऐसा क्यों करूँगा, अपने ही भांजे के साथ ऐसा क्यों करूँगा। अब किसी तांत्रिक को ढूंढा जाता है। वैसे ढूंढा तो काफ़ी बार इनके केस में भी किया था, इनकी मामी के केस में यानी कि, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके से हाथ डालने को तैयार ही नहीं था। इनकी किस्मत शायद इस जगह पे अच्छी थी। जब किसी तांत्रिक को ढूंढा जाता है तो फिर वो बताते हैं, वो सारा किस्सा सुनाते हैं कि आपके ना मामा का कसूर है ना आपकी मामी का कसूर है। वो ये भी बताते हैं कि आपकी मामी पर किसने किया था जादू, वो घर का ही कोई आदमी था उनकी तरफ से। लेकिन जो ये प्रेत है उसने जितना मामी का नुकसान करना था लगभग कर दिया था। वो तो ढूंढ रहा था कि कोई और जवान शरीर उसकी जद में आए, और ये लड़का उसका शिकार बन गया। अब कायवाद शुरू हुई प्रेम को बचाने की, क्योंकि तांत्रिक के अनुसार वो तो इसकी जान लेकर ही जाएगा। ये प्रेत जब भी किसी के शरीर में जाते हैं, या तो उसका शरीर खत्म कर देते हैं या तो फिर उसको मार देते हैं। अब प्रेम का शरीर जो है वो तो लगभग खत्म हो ही चुका था, बस मरना ही बाकी था। लेकिन वो कहावत है ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। प्रेम के परिवार में एक कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये पॉजिटिविटी थी कि प्रेम के घर में जो प्रेम के माँ बाप हैं उन्होंने गुरु का नामदान लिया था। उसकी वजह से एक गुरु की शरण में जाते हैं, फिर वहाँ पर जो उनको हिदायत मिलती है। तांत्रिक जो थे वो भी सात्विक तांत्रिक थे, ज़्यादा वो तामसिक वगैरह नहीं थे कि बलि दो, ये करो ऐसा करो, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्रेम ठीक होने लग पड़ता है। लेकिन पाला उसका उससे पट ही रहा था, उसका पल्ला छूटा नहीं था उससे। अब उसके लिए कायवाद जब शुरू होती है तो फिर सारी जगह पर घूमने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि प्रेम को फॉर द टाइम बिंग फॉरेन कंट्री भेजा जाएगा। अभी प्रेम की शादी नहीं हुई थी, तो जब ब्रह्मचार्य के दौरान अगर ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है और तब जगह को छोड़ा जाता है तो फिर मतलब समंदर पार किया जाता है। आमतौर पर ये मान्यता है, तो काफ़ी हद तक ये प्रकोप कम हो जाता है। जैसे तैसे करके उसके मामा काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि ये तो माली तौर पर इतने थे नहीं, मतलब वैसे तो ठीक थी इनकी फैमिली, पर इतनी भी नहीं थी कि ये काफ़ी पैसे लगाकर बाहर उसको भेज सके। लेकिन मामा उसके काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भाई मेरी पत्नी तो ठीक होगी, मैंने उसका भी तो इलाज कराना था, तो फिर वो इसको बाहर भेजते हैं। शुरू में तो प्रेम की शिकायत वैसी की वैसी रही कि उसको सपने आते हैं बड़े बुरे, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी तबीयत में सुधार होना शुरू हुआ। अब एक आधा साल उसको लगा इस चीज़ को पूरी तरह ठीक होने में। अब फिर कायवाद शुरू हुई उसको वापस बुलाने की। जब वापस बुलाया गया तो सबके माथे पर शिकन थी, सबके माथे पर चिंता के निशान थे कि जब वापस प्रेम आएगा ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन गुरु महाराज की कृपा, उनके परमात्मा का चमत्कार कि जब वो वापस आया तो बिल्कुल ठीक हो आया। जब वो गया था उसका जो शरीर था वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था, और जब वो वापस आया ठीक वैसे का वैसे ही जब प्रेत उस पर छाया था, जब प्रेत उसके शरीर में आया था। आज इस बात को 8-9 साल हो चुके हैं, प्रेम की शादी हो चुकी है, अच्छी ज़िंदगी बिता रहा, लेकिन कभी कभी उसको महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है, कोई उसके साथ है जो दोबारा से उसको काबू करने की कोशिश करता है। लेकिन उसने गुरु का नाम लिया है और निरंतर उसको जपता है। प्रेम की मान्यता के अनुसार जब तक वो गुरु की शरण में है और अपने गुरु का कहा हुआ मान रहा है, यानी कि अच्छे कर्म कर रहा है, तो किसी भी प्रेत की हिम्मत नहीं जो प्रेम को हाथ लगा सके। मैं भी आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन एक बात है कि हम किसी को माने या ना माने, हमें रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। एक छोटी सी गलती कहाँ से कहाँ तक ले आई, ये किस्सा इस चीज़ का गवाह है।
आई होप आपको ये भी किस्सा बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम आज के एपिसोड का अंत करेंगे एक छोटे से किस्से से। और ये किस्सा भी यूं कहें कि एक, कई बार इंसान की गलती नहीं होती और इंसान को, या कह सके कि जो अब दुनिया में नहीं है उसको ये महसूस होता है कि शायद वो किसी के कारण मरा है और अब उससे बदला ले रहा है। अब ये किस्सा जो है वो कह सकते हैं कि एक ऐसी लड़की का है कि जिसका कोई कसूर था ही नहीं, या यूं कह सकते हैं कि दो लड़कियों का। अमृता की नई नई शादी हुई थी। अब अमृता अपने घर में जाती है, नए घर में जाती है। शुरू में तो उसको काफ़ी कुछ ठीक लगता है, लेकिन उसके जो हस्बैंड है वो, उनका ऐसी जॉब होती थी कि वो कई बार हफ्ते हफ्ते घर से बाहर रहते थे और घर में उसकी सास और वो और उसके पति रहते थे। अब जब पहली बार उसके पति वहाँ से जाते हैं, अपने घर से जाते हैं, तो उसको महसूस होता है कि उसके बगल में कुछ सोया हुआ है। ये चीज़ का उसको कैसे पता लगता है कि जैसे ही वो मुड़ती है दूसरी तरफ तो उसको लगता है कि जो बिस्तरा है वो थोड़ी नीचे की तरफ झुका हुआ है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई वहाँ पर लेटा ही ना हो और उसके बावजूद वो बिस्तरा झुका हो, वो गद्दा झुका हो। जल्दी से अमृता उठती है तो वो जो झुका हुआ गद्दा वो भी ऊपर हो जाता है। और अमृता एक चीज़ नोटिस करती है, वहाँ पर एक बाल होता है, किसी औरत का बाल। अब अमृता और उसकी सास के अलावा तो कोई था नहीं और उसके सास के सारे बाल सफ़ेद थे। तो अमृता ये सोचती है कि ये कौन हो सकता है। इस चीज़ के बारे में सोचकर अमृता काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अमृता जाती है अपनी सास के कमरे में। लेकिन जब वो अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो वो तो सन की सन रह जाती है, जैसे मानो अब वो अमृता नहीं, अमृता का पुतला है। जब वो देखती है तो उसकी सास बड़े आराम से सो रही होती है और उसके बगल में कोई बैठी होती है जो उसकी सास का सर सहला रही होती है। लेकिन वो कोई इंसान नहीं थी, वो किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। बड़े से उसके बाल थे, लंबे लंबे नाखून और बड़े बड़े दांत, और वो अमृता की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। अमृता की तो मानो चीख निकल जाती है। जैसे उसकी सांस उठती है तो वो कहती है कि क्या हुआ। अमृता उसको सारी कहानी बताती है। अब इस किस्से के बाद सास भी सन की सन रह जाती है, जैसे कि सास को कुछ याद आ गया हो। अमृता फिर वो बिस्तर वाली बात भी बताती है तो उसकी सांस मुंह में बड़बड़ाती है कि कहीं ये सृष्टि तो नहीं। तो अमृता कहती है कि सृष्टि, आप मैं समझी नहीं किसकी बात हो रही है। तो उसकी सास काफ़ी हैरानी से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सृष्टि के बारे में बताया नहीं। अमृता कहती है कि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं, क्या हुआ। सास कहती है कि अपने माँ बाप को फ़ोन लगाकर उनसे ही पूछो, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं नहीं तुम्हारे माँ बाप देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अमृता जब अपने घर में फ़ोन करती है तो जो उसको राज का पता लगता है वो उसकी एक्सपेक्टेशन उसने की नहीं, क्योंकि अमृता का परिवार, उसके माँ बाप इतने अमीर नहीं थे कि वो किसी अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी कर सके। तो फिर वो बताते हैं कि बेटा, आपके पति की पहली एक बीवी थी सृष्टि, जिसकी 1 महीने के अंदर अंदर ही मौत हो गई। हमने इस चीज़ की तहकीकात की अपने हद तक जहाँ तक कर सके, और वो अचानक से मर गई। लेकिन जो इनके पहले ससुराल वाले थे, अब अमृता अपने माँ बाप पर कहती है कि मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए था। तो फिर उनके माँ बाप कहते हैं कि तुम्हें किसने बताया। तो वो सारी कहानी बताती है। अब आनन फानन में इनके पति भी वापस आते हैं। जब ये सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर इस चीज़ के बारे में चर्चा होती है कि उसकी आत्मा भटक रही है। तो किसी तांत्रिक से बात की जाती है, और जब तांत्रिक से बात की जाती है तो फिर ये पता लगता है कि जो सृष्टि की आत्मा है, या कह सकते हैं कि वो ये मानकर बैठी है कि इसके पति ने ही उसको मारा है, लेकिन ऐसा था नहीं। वो नींद में ही मर गई अचानक। उसका जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें यही आया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। कोई भी और साइन नहीं था कि जहर दिया गया, कुछ दिया गया। फिर उसकी मुक्ति की जो जितनी भी रस्में उसको अदा किया गया,
एक हवन किया गया, काफ़ी कुछ किया गया। उस बकौल सृष्टि के माँ बाप भी सारे इन समारोह में सम्मिलित हुए, सिर्फ इस चीज़ का भरोसा दिलाने के लिए सृष्टि की आत्मा को कहीं ना कहीं कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा होता तो उसके माँ बाप को ही तो एतराज़ होता। अब अमृता अपने घर में हंसी खुशी रह रही है। उसको एक चीज़ का मलाल है कि उसके माँ बाप को बता देना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बुरा फील करती है सृष्टि के लिए कि जब कोई जिसकी नई नई शादी होती है उसकी हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं, चाहे वो खुद ब खुद मरी, लेकिन दुख तो उसको है ही। उसके बाद कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे अमृता को महसूस हो कि सृष्टि उसके आसपास है। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आएगा। छोटा सा किस्सा था, मुझे लगा कि कवर अप कर लेना चाहिए इस पॉडकास्ट में। अब जल्दी से बढ़ते हैं हम सेगमेंट की ओर, जो कमेंट सेक्शन का होता है और हमने डिस्कशन करनी होती है, कोई फीडबैक, कोई क्रिटिकल कमेंट। लेकिन उससे पहले एक कमेंट आया है, बड़ा ज़रूरी है और उसका मुझे सबसे पहले जवाब देना होगा, क्योंकि भाई ये संदीप गिल जी हैं और ये कहते हैं कि आई एम संदीप सिंह गिल फ्रॉम एलनाबाद हरियाणा से। भाई 22 जनवरी को मेरी क्यूट सी भांजी का बर्थडे है, प्लीज़ विश करना, प्यार से हम सब अप्पू बोलते हैं। अप्पू बेटी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें। परमात्मा आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करे। आप बड़ी होकर अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करें। और अब मैं आपको क्या गिफ्ट दूं, लेकिन ये कर सकता था कि जो मेरा 22 तारीख का एपिसोड शेड्यूल था उसको मैंने पोस्टपोन करके इसको ऐड कर लिया, और ये एक दिन पहले आया था, तो मैंने अभी दूसरे एपिसोड्स को रिकॉर्ड किया था और इसको मैं पहले कर दूंगा। आई होप कि आपको हर एक खुशी मिले जिसकी आप हकदार हैं। थैंक यू भाई आपने, और साथ के साथ संदीप जी थैंक यू, आपने इस लायक समझा कि मैं भी विश करूं किसी को, और आई होप आप भी खुश हो गए होंगे। अब जल्दी से बढ़ते हैं हम आज के फीडबैक कमेंट है ये बेसिकली, और ये भाई सुनो तो सही इनका नाम है, मैं नहीं कह रहा सुनो तो सही, ये भाई के यूट्यूब के हैंडल का नाम है सुनो तो सही। तो ये कहते हैं, राम राम सुनील भाई, मुझे पता है कि सब आपको कहते हैं कि ये ऐसे करो, बस आप एक बार कैमरा से वीडियो नरेशन करने लग जाओ तो सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कैमरे से अच्छी क्वालिटी आती है और वॉइस और भी अच्छी आती है। हम सबको वीडियो देखने में भी मज़ा आएगा और आपको भी। बाकी कुछ गलत बोला हो तो माफ़ करना भाई, माफ़ करना बड़े भाई। भाई राम राम जी आपको भी, और माफ़ करने वाली कोई बात नहीं भाई। देखो सभी ये कहते हैं क्योंकि मैं उनको कहने के लिए कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि ओपनली आप भाई जो आपका फीडबैक है मुझे दीजिए, और कोई ना कोई सुधार 1% ही हो, सुधार होता ही है। तो जैसा कि आपने कहा कि कैमरा से करो, और वीडियो और ऑडियो दोनों चीज़ें हैं। ऑडियो तो भाई कैमरा की जो होती है ना उसकी ओरिजिनल ऑडियो नहीं होती है, मतलब वैसे नहीं होती जैसे फ़ोन की होती है, वैसे ही इको आती है। तो ये मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ करता हूँ, अगर कैमरा लेता भी हूँ तो उसमें भी एक्सटर्नल माइक यूज़ होगा, और अब ऑडियो की कोई प्रॉब्लम रही नहीं है, ऑडियो बिल्कुल ठीक आ रहा है, पहली बात ये। और कैमरा भाई अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे जैसे चैनल बड़ा होता जाएगा, मैंने पहले भी कहा, वैसे वैसे हम इसको और एडवांस करेंगे। कैमरा देखो, अगर हमने अच्छा कैमरा लेना ना, बिल्कुल टॉप नॉच लेंगे तो अच्छा ही लेंगे ना, ख़राब तो चीज़ लेंगे नहीं। तो कम से कम कैमरा 1 से 1.5 लाख का आएगा कम से कम। और कैमरा की अपनी समस्या है, 30 मिनट बाद वही टू कर जाता है कि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करना, गर्म हो गया हूँ, बैटरी चेंज करो, मेमोरी कार्ड, ये वो। अगर मैं लूँगा भी ना, कोई महंगा फ़ोन ले लूँगा जब भी, कैमरा मैंने शुरू से सोचा है कि कैमरा नहीं लूँगा, फ़ोन ही लूँगा। लेट्स से जैसे आजकल वो यार वीवो का शायद है X200, बड़ा ज़बरदस्त है, टेलीफोनिक कैमरा, इस तरीके का कोई जब भी लेंगे। लेकिन अभी तो रिसोर्सेज उतने इजाज़त नहीं दे रहे कि मैं एक महंगा सेटअप करूं। अभी आप देख रहे हैं स्टूडियो भी मैं कोई और यूज़ कर रहा हूं, आगे चल के सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है चैनल का बड़ा होना। चैनल बड़ा होगा तो उसके रिसोर्सेज को करने में भी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो फिजिबल हो जाएंगे, और आगे चल के मुझे उम्मीद है जो ये मेंबरशिप है ये भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे मुझे प्यार करने वाले, वो लेंगे। 89 रुपीज़ की तो सारी होती है महीने की। तो मैं अभी किसी को कह नहीं रहा कि आप लो, लेकिन एक मेंबर भी अगर बन गया
एक मेंबर भी बन गया तो मेरी कोशिश हुआ करेगी कि फोर्टनाइटली यानी कि हर हफ्ता 15 दिन में एक बार उसके लिए एक स्पेशल एपिसोड किया करूँगा। मतलब मेंबर ओनली हुआ करेगा, सिर्फ वो मेंबर ही देख सकेंगे स्टोरी, और वो होगी मतलब इन सबसे बेहतर। अब कई लोग कहेंगे भाई हम बुरे हैं, नहीं ऐसा नहीं है भाई। देखो अब कोई पर्सन ऐसा कर रहा है कि वो स्पेशल मेंबरशिप ले रहा है, तो आप खुद समझ आ रहे हो कि उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। एक मैं किसी को परस्यू नहीं कर रहा कि भाई लो मेंबरशिप, लेकिन उससे क्या होगा कि मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी और अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा होगा। जैसे आपको लगता है कि कैमरे में होना चाहिए, स्टूडियो और अच्छा होना चाहिए, और XYZ कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो उससे आपको भी व्यूइंग एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा। लेकिन साथ के साथ अब जो पर्सन एक्स्ट्रा मनी कर रहा है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं कह नहीं रहा किसी को कि आप मेंबरशिप पे मेरे लीजिए, और उसमें हाँ मेंबरशिप में फ़ीचर्स तो नेचुरली बात होंगे। फिर कुछ अपने भाई लोग होते हैं जो सुपर्स करते हैं, जब लाइव क्या करेंगे फिर देखेंगे कि सुपर्स वगैरह भी अच्छे करेंगे। तो भाई मैं ना कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि जो कहे नहीं 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 भाई मेरा मकसद तो आपसे प्यार लेना है, पैसा सब कुछ है भाई, दोनों चीज़ें चलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि सीधी सी बात है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे मेरी वीडियोस से मुझे इनकम नहीं आएगी तो मैं कितनी देर बना लूँगा, ठीक है ना। मैं दिन में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और उसका फाइनेंशियल फिजिबल तो होना चाहिए ना। तो जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ा जाता है, ना कि हिपोक्रेटिक होके कि मतलब दोगला बन के कि नहीं नहीं भाई दोनों है। मेरे लिए फ़िलहाल के लिए देखो अभी चैनल से तो इनकम आ नहीं रही है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना प्यार देते हो, आप कमेंट करते हो, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये तो मेरी सारी उम्र का फ्यूल है, ये मेरी सारी उम्र का फ्यूल है कि मुझे ये सब कुछ आपकी तरफ से मिल रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, अब ये भाई भी या नए सुनो तो सही, तो ये इन्होंने भी अभी कमेंट करने शुरू कर दिए हैं, मतलब ये भी रेगुलर अब बन चुके हैं। तो ऐसे ऐसे कड़ी जुड़ती जाएगी और मुझे उतनी खुशी होती जाएगी। तो भाई ये जो कैमरे वाला सीन अभी पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, है ना। वो कहते हैं ना कहावत है कि चादर देख के पैर पसारने चाहिए, तो बस अभी चादर थोड़ी छोटी है। खैर जब बड़ी होगी तो कर लेंगे, सब कुछ होगा। आई होप आपका जवाब मिल गया होगा। और एक बार फिर से अप्पू को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और जल्दी से अब आज का जो एपिसोड है उसको यहीं पर विराम देते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए ख़त्म करते हैं आज के एपिसोड को। अगले एपिसोड में मिलेंगे जल्दी ही नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।